हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं थर्ड पेपर की ओर। जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड पेपर लगभग समाप्ति की ओर हो चुके हैं। कुछ गिने चुने टॉपिक रह गए हैं, उनको हम एक या दो क्लास में प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पर हम थर्ड क्लास को लेकर चलिए स्टार्ट करते हैं तेजी के साथ। ठीक है, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकार। जी हाँ, आपका जो पेपर का नाम है वो है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पहला उसका टॉपिक है शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ और प्रकार। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही मैं आपको देता हूँ मतलब अपलोड करता हूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन समझाए थे। ठीक है, अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखें, जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें शुरुआत के टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और खुद देख लीजिए जाके जो हमने क्वेश्चन बनाए थे ऑब्जेक्टिव। जब ये इजी नोट्स नहीं उपलब्ध थे तब की बात मैं कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव समझाया था और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए थे और उससे काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन सेम बनाए गए हैं इसमें भी। फिलहाल मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए थे ना, लेकिन जितने बनाए थे उसका तरीका समझाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए बहुत हुआ, अब चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताना है। पहला ऑप्शन है आगे आगे चलना, दूसरा ऑप्शन है पहल करना, तीसरा है नया रास्ता निकालना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई नेतृत्व जो कि लीडरशिप इंग्लिश में बोलते हैं, आगे आगे चलना, ये तो पता ही होगा। नेतृत्व शब्द का बोध कराता है। जो नेतृत्व शब्द है बोध किसका कराता है? ये यहाँ पर अनुकरणीयता का बोध कराता है। ठीक है, पालन करने का नहीं, आज्ञा पालन का नहीं, ना तो आदेश देने का, मतलब किसी चीज का अनुकरण करना। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? नेतृत्व की प्रभावशीलता अनुगम पर या अनुयायियों की संख्या पर, नेतृत्वकर्ता का संभाषण कला पर, या उपरोक्त किसी पर भी नहीं। तो जो नेतृत्व की प्रभावशीलता है वो अनुयायियों की संख्या पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो कितने मतलब अनुयायी हैं, आप अगर नेतृत्व कर रहे हैं कितने अनुयायी हैं उस पर डिपेंड करता है उसकी प्रभावशीलता पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है? तो किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है? तो ऑप्शन यहाँ पर बनता है ए वाला, मार्टिन एम ब्रॉम बेल। ठीक है, मार्टिन एम ब्रॉम बेल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है? तो ये किसने कहा है? चेस्टर बर्नार्ड ने। देखिए परिभाषाएं इतनी आसानी से नहीं याद होती हैं, सबसे मुश्किल कार्य होता है। ठीक है, फिलहाल चलिए हम बढ़ेंगे आगे। और देखिए कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, विभाग या संगठन का अध्ययन नेता नहीं होता बल्कि नेता वह है। मतलब किसी विभाग या संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो नेता नहीं होता है, बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान करता है, जो जानता है कैसे प्रोत्साहित करें और कैसे सभी से जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। तो नेतृत्व की यह परिभाषा किसने दी है? तो मैरी पार्कर फॉलेट ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के जो प्रकार बताए हैं 5 बताए हैं, या फिर 3 बताए हैं, या फिर 6 बताए हैं। तो करेक्ट विकल्प जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के नेतृत्व बताए हैं और तीनों प्रकार के नेतृत्व अगले क्वेश्चन में दिए गए हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉलेट के तीनों नेतृत्व यहाँ पर दिखाए गए हैं
कौन फॉलेट द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए यहाँ पर जो है व्यक्ति जनित नेतृत्व, पद जनित नेतृत्व, कार्य जनित नेतृत्व, लेकिन प्रतिभा जनित नेतृत्व इनका प्रकार नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनता है। नेक्स्ट है किसने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए हैं। तो किसने 7 प्रकार बताए हैं, किम्बल यंग महोदय ने 7 प्रकार बताए हैं नेतृत्व के। तो किम्बल यंग द्वारा बताए गए नेतृत्व का प्रकार है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है। इन्होंने जो 7 नेतृत्व के प्रकार बताए हैं उनमें से राजनैतिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक और नौकरशाही सम्मिलित हैं, जबकि यहाँ क्या है, कहा गया है बताया गया नेतृत्व का प्रकार है। अब ये तीनों है तो बताइए कैसे करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मतलब क्या होना चाहिए था, बताए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। तो ये आध्यात्मिक नेता जो है ये इसका नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यही चीज़ होती है मिसप्रिंट में, है ना, थोड़ी थोड़ी मिसप्रिंट की वजह से कितनी चीज़ें हम लोगों की गलत हो सकती हैं। तो फिलहाल चलिए इनसे बचना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। यहाँ पर बोगार्ड्स ने नेता के कितने प्रकार बताए हैं। तो फिलहाल सबके अनुसार यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है और ना ही ऐसे क्वेश्चन फिलहाल बनने की उम्मीद है। हाँ एक आध भले ही पूछ ले कहीं से, है ना, तो यहाँ पर आपको मेन याद रखने हैं क्योंकि ज़्यादा वाले नहीं पूछे जाएंगे, कम ही वाले पूछे जाएंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन फिलहाल रटने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी आते जाएंगे। और ऊपर के जो क्वेश्चन थे, है ना, 4-5 क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है बोगार्ड्स ने नेता के कितने, अब यहाँ नेता के प्रकार की बात हो रही है, तो इन्होंने 5 प्रकार के नेताओं के प्रकार बताए हैं। मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें शामिल है, तो नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं, तो उसमें स्वतः नियुक्त है, समूह द्वारा नियुक्त नेतृत्व है, या कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त है। ठीक है, तो ये सभी हैं नेतृत्व के प्रकार। स्वतः नियुक्त मतलब स्वयं के द्वारा किसी चीज का नेतृत्व को ले लेना या किसी को नियुक्त कर देना उसका नेता। समूह द्वारा नियुक्त मतलब एक समूह की सलाह को लेकर किसी को नेतृत्व का कार्य सौंपना, और कार्यकारिणी द्वारा भी ये किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार होते हैं। तो जो मोटे तौर पर नेतृत्व के कितने 2 प्रकार होते हैं। अब इनमें से देखिए क्वेश्चन के आप कैसे पूछा गया, अब इसमें पूछना चाहिए था कौन कौन से हैं, है ना। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व हैं, तो दोनों सही। देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है प्रजातांत्रिक एवं राजनीतिक नेतृत्व, ये यहाँ पर सही विकल्प बनेगा। चलिए आगे। अब मोटे तौर पर आपको ये याद रखना है, एक प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है और एक राजनीतिक नेतृत्व होता है, तानाशाही नेतृत्व भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है, बोगार्ड्स जी ने किया है। किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता में वर्गीकृत किया है। मतलब नेता को इन चीज़ों में वर्गीकृत किसने किया है, तो किसने, बोगार्ड्स ने किया है। फिलहाल ये लाइन इंपॉर्टेंट बन सकती है। निरंकुशवादी नेतृत्व क्या है। निरंकुशवादी जो नेतृत्व होता है वो कैसा होता है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत। यही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, मतलब वो खुद की सत्ता को चलाना चाहता है, उसे कहते हैं निरंकुशवादी। जो मतलब अपने आप को ये समझे कि मेरे ऊपर कोई अंकुश ही न लगा पाए। भाई प्रजातांत्रिक में क्या होता है, उसमें तो प्रजा चुनती है, लेकिन निरंकुश में जिसमें कोई अंकुश लगा ही ना पाए वो नेता, तो वो अपने आप को तानाशाह जिसे बोलते हैं ना, तो वो होता है इसका एकदम ठीक विपरीत। इंपॉर्टेंट रहेगा इन दोनों नेतृत्व से खास तौर से यही प्रजातांत्रिक और तानाशाही नेतृत्व, या निरंकुशवादी के नाम से भी पूछा जा सकता है, या राजनीतिक नेतृत्व के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो कई नाम हैं, उनको आपको बस समझना है थोड़ा सा। प्रजातांत्रिक का अपोजिट दूसरा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ेंगे। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, है ना, और क्योंकि आपके पेपर बहुत ही नज़दीक हैं, और जैसा कि आपको पता है फर्स्ट पेपर उठाकर लास्ट में 16 को कर दिया गया है, तो थोड़ा सा फर्स्ट पेपर के लिए राहत आपको मिल गई। अब आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर की तैयारी पहले मजबूत करनी है।
चलिए, और जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस हैं उनको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है? तो क्लियर हो गया होगा, एक ही व्यक्ति में संपूर्ण सत्ता का निहित होना क्या कहलाता है, ठीक है। और अन्य सदस्यों का राय समिति देने का अधिकार नहीं होता। तो ये कैसा है, राजनीतिक नेतृत्व है या प्रजातांत्रिक या विकेंद्रीय या कोई नहीं। तो ये कैसा है, राजनीतिक नेतृत्व, ठीक है, जो दूसरा प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की रायों एवं सुझावों को वांछित महत्व देता है? तो किसमें देता है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में या राजतांत्रिक नेतृत्व में, निरंकुश? देखिए, राजतांत्रिक और निरंकुश तांत्रिक बिल्कुल नेतृत्व बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की रायों तथा सुझावों को वांछित महत्व देता है, मतलब सबकी बात को सुनकर निर्णय लेना, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व हो जाएगा। आपका सीरीज में इजी नोट्स जो दिया है, उसमें ये वाला ऑप्शन दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपको करेक्ट रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो नेतृत्व भाई क्यों आवश्यक है, इसके कई कारण हैं। ये आपको डिस्क्रिप्टिव, फिलहाल डिस्क्रिप्टिव चलिए एक नज़र देख लेना है आपको, क्योंकि ये आपके माइंड में वैसे भी पता होना चाहिए कि आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी वजह है। भाई लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं आप, या कोई भी व्यक्ति आपको मार्गदर्शित कर रहा है ना, तो क्यों कर रहा है, उसके कारण कई सारे हैं। थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे जैसे भी ऑप्शन बना दें, ठीक। एक ऑप्शन आपको निगेटिव मिलेगा और वही चुनना है, ठीक। तो यहाँ फिलहाल हम क्वेश्चन देखेंगे किन कारणों से होती है। तो उद्देश्य का निर्धारण हेतु ही, भाई कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी लोग नेतृत्व करते हैं किसी ग्रुप का या किसी व्यक्ति, है ना, समूह का। नीति निर्धारण हेतु भी किया जाता है और समन्वय स्थापित करने के लिए, मतलब सामंजस्य स्थापित करने के लिए। तो उपयुक्त सभी फिलहाल यहाँ पर आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व के विकास से संबंधित मुख्य सिद्धांत है। अब इसके सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य सिद्धांत है, अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत होना बहुत ज़रूरी है नेतृत्व करने के लिए। फिर है संयोग का सिद्धांत भी और विलक्षणता, तीनों इसके सिद्धांत है फिलहाल, ठीक। तो उपयुक्त में से सभी करेक्ट बनेगा। किस सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है? तो किस सिद्धांत के अनुसार विद्वानों का यह मानना है कि नेतृत्व क्या है, व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का एक परिणाम है ना। तो किसके अनुसार माना गया, कौन सा, विलक्षणता का सिद्धांत। उस लाइन में भी विलक्षणता प्रयोग आया है तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम 22 नंबर। नेतृत्व का विकास तभी होता है, नेतृत्व का विकास तभी होता है जब व्यक्ति के समस्त या अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास हो। यह अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संतुलन का सिद्धांत। देखिए नाम से ये चीज़ें पता चल जाएंगी। भाई एक नेता जो होता है वही नेतृत्व करता है। अब नेता का मतलब यहाँ पर राजनीति नहीं निकाल लेना, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, ठीक है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, है ना, कोई भी क्षेत्र हो, वो जो नेतृत्व करेगा वो एक लीडर कहलाएगा, है ना। तो उसका संतुलित होना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल यहाँ पर सारे सिद्धांत हैं लेकिन लाइन को इंडिकेट करके उसके अंदर से प्रश्न बनाया गया है, ठीक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया है? तो कितने गुणों का, 18 गुणों का। यहाँ पर आपको गुणों को नहीं याद रखना है, केवल आपको ये याद रखना चाहिए 18 गुण कौन से हैं। और डिस्क्रिप्टिव में आप जाकर पढ़ एक नज़र देख लेंगे तो आपको क्लियर
हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, एक प्रभावी नेता में किन शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है। तो जो एक प्रभावी नेता होता है, एक तो शारीरिक गुण होने जरूरी हैं, प्लस जो मानसिक गुण हैं, संवेगात्मक गुण हैं, है ना, कई प्रकार के गुणों का भंडार होना चाहिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर हम फिलहाल शारीरिक गुणों से क्वेश्चन पूछा गया है। वह देखने में भद्दा ना लगे। ठीक, मतलब कौन सा गुण होना आवश्यक जो है, शरीर की ऊंचाई समूह के सदस्यों से बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना हो, उसका वजन संतुलित हो। फिलहाल तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बन रहे हैं, तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक नेता में किन गुणों का होना नितांत अनिवार्य है, मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है किन गुणों का होना। यहाँ पर स्फूर्ति और प्रसन्नता बहुत ज़रूरी होती है। भाई अगर एक नेता है, अगर उसके अंदर स्फूर्ति नहीं, मान लीजिए भाई आप शिक्षक, फिलहाल यहाँ पर आप खुद अपने ऊपर इनको लीजिए, अगर आप शिक्षक के रूप में आप भी एक नेतृत्व कर रहे हैं, आप भी एक नेता के रूप में बालकों का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या स्फूर्ति और प्रसन्नता रखनी होगी अपने मन में, वो एक आपका अनिवार्य गुण है, तभी आप अच्छे प्रभावशाली नेता बन पाएंगे। ठीक, और अच्छे से नेतृत्व कर पाएंगे। और सभ्यता तथा तत्परता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तत्परता के नियम आपने पढ़ा है, तत्परता का नियम तो समझ में आ रहा होगा। समय की पाबंदी होना बहुत अनिवार्य है एक नेता के रूप में, क्योंकि जब अगर नेतृत्व करने वाला जो नेता होता है वो इन चीज़ों से, इन गुणों से, गुणों में मतलब अभाव है उसके, ठीक, इन गुणों का अभाव है, तो जो सामने लोग होंगे जैसे बालक हैं, अगर आपको देखेंगे कि इन गुणों का अभाव आप में है तो वो खुद उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। फिलहाल अगर देखिए एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ओके ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में की गई थी। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में करी गई थी, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में करी गई थी। अगला प्रश्न है, कार्यविधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी आवश्यक होना आवश्यक है। तो ठीक है, कार्यविधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्य संबंधी कौशल की जानकारी। बिल्कुल भाई, जिस कार्य का कोई नेतृत्व कर रहा है, मान लीजिए आप शिक्षक के रूप में एक नेतृत्व का कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको एक शिक्षण कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर वो कौशल होने चाहिए, तभी आप नेतृत्व कर पाएंगे, है ना, समझ में आया ना। तो आगे हम कार्य की प्रकृति का ज्ञान, मतलब उसको कार्य की प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए, और कार्य के प्रति आवश्यक अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, मतलब मन का तत्पर रहना, मन को तैयार होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी फिलहाल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी बनेगा आंसर में। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो किसकी मान्यता है कि शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर नैसविले ने इनके अनुसार मान्यता की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 28 कंप्लीट हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं। तो नेतृत्व के फिलहाल ऑप्शन में तो 3 ही करेक्ट हो सकते हैं भाई, 3 बना के उपरोक्त तो सभी बना दिया, तो अब जाहिर सी बात है करेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि कई सारे सिद्धांत हैं। अगर या फिर यही क्वेश्चन ऐसे नहीं के रूप में बनाए जा सकते हैं, तो एक सिद्धांत अलग से कोई उठा के दे देंगे, वो आपको चुनना होगा। तो विशेषता का सिद्धांत होता है व्यापार तथा शैली का सिद्धांत, परिस्थितिवश और आकस्मिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत इसमें सम्मिलित हैं, और भी बहुत सारे हैं, उनको डिस्क्रिप्टिव में हमने समझाया है, बहुत अच्छे से जाके उसको पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट अगर में नहीं जाना आता है तो भी हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेतृत्व एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में सम्मिलित है। जो नेतृत्व एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में क्या सम्मिलित है ये बताना है। सामाजिक मूल्य, समूह आर्थिक परिस्थिति, समूह की राजनीतिक परिस्थिति, या उपरोक्त तीनों। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर उपरोक्त तीनों बनेगा।
चलिए यहाँ पर ये टॉपिक होता है फिनिश, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड, शिक्षा प्रशासन में संप्रेषण का महत्व। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा प्रशासन में। अगर हम कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस को देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है, और ये कम्युनिकेशन आपने सेकंड पेपर में शायद पढ़ रखा है ना। चलिए, संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है? संप्रेषण क्या है? त्रिमार्गी प्रक्रिया है, पारिस्थितिक जन्य प्रक्रिया है, अद्वितीय प्रक्रिया या द्विमार्गी प्रक्रिया। तो संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है ना। एक संप्रेषण मतलब मैसेज को भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला, मार्ग की बात हो रही है, ठीक है। तो संप्रेषण की आवश्यकता प्रबंधन के किस स्तर पर होती है? जो प्रबंधन है, शैक्षिक एजुकेशनल मैनेजमेंट है ना, वो आवश्यकता जो है प्रबंध के किस स्तर पर होती है? प्रबंध के उच्च स्तर पर, प्रबंध के मध्यम या प्रबंध के निम्न या सभी? तो कम्युनिकेशन है सभी स्तरों पर बहुत ही ज़रूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डैश की सामान्य प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है। तो चिन्हों की जो है सामान्य प्रणाली या प्रतीकों या चिन्हों प्रतीकों व्यवहारों की सामान्य प्रणाली। तो तीनों को एक बार चेक करिए। फिलहाल संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, देखिए, चिन्हों को भी किया जाता है, प्रतीकों को, और व्यवहारों की सामान्य प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान। मतलब तीनों यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, संचार में सम्मिलित है। तो संचार में क्या सम्मिलित है? तथ्य सम्मिलित है, विचार सम्मिलित हैं, भावनाएं या सभी? तो ये सभी संचार में, मतलब मान लीजिए चाहे वो ईमेल के द्वारा भेज रहे हैं, है ना, या फिर लेटर के द्वारा या मोबाइल फ़ोन के द्वारा, तो उसमें तथ्य, विचार, भावनाएं तीनों का समावेश रहता है। 5 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेषक होना चाहिए, प्राप्तकर्ता, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों, या प्रेषक या प्राप्तकर्ता, मतलब इसका दोनों में से एक, ऐसा नहीं है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का होना जरूरी है संप्रेषण में, ठीक है। मतलब संदेश को प्राप्त करने वाला भी हो, जिसे प्राप्तकर्ता कहते हैं, और प्रेषक जो देने वाला हो। क्लियर हो गया होगा ना। और इजी है, ऐसे इसमें इसका यूज़ इतना हो रहा है ना, तो इजीली समझ में आ रहा होगा। अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो किस शब्द से बना है? कम्युनिको, कम्युनियस। तो इन दोनों से बना है, यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा। संप्रेषण विनिमय है। तो संप्रेषण का विनिमय, जैसे वस्तु विनिमय होता है ना, वैसे। तो विनिमय क्या है? मतलब एक दूसरे से देना, या चाहे कोई भी विनिमय साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो यहाँ पर संप्रेषण विनिमय क्या है? तथ्यों का विनिमय है, विचारों एवं संपत्तियों का, और भावनाओं का, या सभी? तो संप्रेषण जुड़ने से यहाँ पर देखिए आगे क्या, विनिमय में संप्रेषण जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सारे विकल्प सही होंगे, तथ्य भी, भावनाओं और विचार, जो कि अभी ऊपर दिया गया था, बस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण हो सकता है। कैसा हो सकता है संप्रेषण? 2 व्यक्तियों के मध्य हो सकता है, ये तो हो ही सकता है 2 व्यक्तियों, 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य ये भी हो सकता है, ए और बी दोनों, मतलब यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे। करेक्ट विकल्प आपका सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण शब्दों, पत्रों या सूचना, विचारों, संपत्तियों का आदान प्रदान करने का समागमन है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? फ्रेड जी मॉयर ने। फिलहाल यहाँ पर कथन उतना इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से हमें नहीं लगता होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संप्रेषण का आवश्यक तत्व है। तो जो संप्रेषण का क्या क्या आवश्यक है? देखिए, संदेश, प्रेषक, प्रेषिती, तीनों आवश्यक हैं यहाँ पर। मतलब जो प्रेषक संदेश भेजेगा, जो प्राप्त करेगा, और वो संदेश, 3 चीज़ें आवश्यक इसके तत्व होते हैं। मार्ग पूछे तो द्विमार्गी प्रक्रिया है, लेकिन तत्व यहाँ पर 3 होते हैं। करेक्ट विकल्प आपका डी नंबर क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन पर।
संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संबंध विकास की तकनीक है, माध्यम या पक्ष पर आधारित है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए संप्रेषण क्या है? एक निरंतर चलने वाली या संबंध विकास की तकनीक है, माध्यम या पथ पर आधारित। तो संप्रेषण क्या है? माध्यम और पथ पर आधारित है। संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? इन सब चीज़ों से तो परिचित ही हैं आप लोग। तो सूचना देना है, बिल्कुल सही है। गतिविधियों को समायोजित करना भी है, प्रबंधकीय कार्य क्षमता को बढ़ावा देना, तो सभी यहाँ विकल्प करेक्ट बनेंगे। संप्रेषण का लक्षण है, क्या लक्षण है? संप्रेषण एक प्रक्रिया है, संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक है, ये दोनों सही हैं। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा सम्मतियों व तथ्यों का आदान प्रदान होता है, तो ये भी सही है, करेक्ट विकल्प बनेगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर, संप्रेषण के 4S में आता है, 4S में क्या आता है संप्रेषण में? चारों को यहाँ पर आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टनेस है, सिंप्लिसिटी है, स्प्रेड है और सिंसियरिटी। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण को द्विमार्गी क्रिया क्यों कहा जाता है? तो द्विमार्गी क्रिया अभी हमने बताया था, इसको कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सूचना प्रेषणकर्ता से सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है। ठीक, सूचना प्रेषककर्ता होता है, जो प्रेषक करता है ना, प्रेषककर्ता से सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित, मतलब आप मान लीजिए कोई मैसेज आपने भेजा दूसरे तक, तो वो उसको जो है इसका आंसर तो भेजेगा, तो तब तक वो होता रहेगा। तो यहाँ पर द्विमार्गी ये चीज़ है, ये चीज़ बताया गया है। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर। आगे ऑप्शन फिलहाल देख लेंगे। सूचना प्रतिपुष्टि के बिना प्रेषित होती है, ये बिल्कुल नहीं है भाई। अगर इधर से प्रतिपुष्टि नहीं मिलेगी तो आगे सूचना का आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो आगे फिर सारे गलत मान लिए जाएंगे, क्योंकि ये ए वाला सही हो गया और बी वाला गलत, तो सभी विकल्प यहाँ पर बनेंगे ही नहीं। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, संप्रेषण के लिए किस शर्त का होना आवश्यक है? तो किस शर्त का होना आवश्यक है? सूचना ग्राही का विद्यमानता होना है, सूचनादाता में सूचित करने की इच्छा, बिना इच्छा के तो हो ही नहीं सकता ना, सूचना ग्राही का संदेश उत्तर देने में सक्षम होगा, तो सभी यहाँ पर करेक्ट बनेंगे। एकल मार्गी संप्रेषण में क्या नहीं होता है? देखिए इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन तो 100% आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो एकल मार्गी संप्रेषण में क्या नहीं होता है? तो एकल मार्गी संप्रेषण में जो एकल मार्गी है, फिलहाल संप्रेषण द्विमार्गी, लेकिन अगर एकल मार्गी हो तो क्या नहीं होता? संदेशबद्धता, संदेश वाचन, प्रतिपुष्टि, विचार की सृष्टि। तो यहाँ पर प्रतिपुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक द्विमार्गी प्रक्रिया नहीं होगी। बाकी सारी चीज़ें एक मार्गी में भी हो सकती हैं, मतलब एक तरफ से भेजी जा सकती हैं, लेकिन उधर से जब तक अगर फीडबैक नहीं मिलेगा, प्रतिपुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक वो द्विमार्गी नहीं कही जाएगी। नेक्स्ट है, संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक होता? कम से कम पूछा गया है यहाँ पर, तो 2 व्यक्ति जरूर होने चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम पूछा गया है। संप्रेषण होता है, वैज्ञानिक होता है, सार्वभौमिक होता है, त्रिआयामी होता है, ये सभी होते हैं। तो संप्रेषण देखिए क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। ठीक, सार्वभौमिक है, सब जगह होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? जो संचार प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण 20 नंबर है ना। संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण संदेश भेजना, अवकूटन करना, या संदेश प्राप्त करना है, प्रतिपुष्टि करना। तो क्या होता है अंतिम चरण? प्रतिपुष्टि करना। संदेश भेजना सबसे पहला कार्य होगा, और जो संदेश प्राप्त होने के बाद जिसने संदेश प्राप्त किया उसका आंसर या कुछ उसके जवाब में कुछ भेजेगा, वो होती है प्रतिपुष्टि। तो उसके बिना मतलब ये इसका अंतिम चरण होता है। अगला प्रश्न है, टीवी सेट या रेडियो पर समाचार पाठक द्वारा समाचार पढ़कर सुनाना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? एकल मार्गी संप्रेषण। तो उसमें क्या होता है भाई, टीवी या रेडियो में समाचार जो पढ़ने वाला होता है
वो क्या करता है, वो पढ़ता चला जाता है और समझाता चला जाता है, बाकी सामने वाले लोग देखते रहते हैं लेकिन इधर से कोई फीडबैक या अपनी प्रतिपुष्टि नहीं भेज पाते, तो वो कैसा संप्रेषण माना जाएगा, एकल संप्रेषण माना जाएगा। अगला है संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है, विज्ञान है, कला है या फिर दोनों है। फिलहाल यहाँ पर विज्ञान और कला दोनों है। इधर ऊपर एक क्वेश्चन आया था, अभी देख लेते हैं। संप्रेषण होता है सार्वभौमिक त्रिआयामी, यहाँ पर फिलहाल ये करेक्ट विकल्प डी होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक और सार्वभौमिक है ही और एक कला भी है और ये त्रिआयामी मुझे लग रहा था सही, लेकिन है ना, तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प डी ही होगा। फिलहाल आपके आंसर सेट में कुछ भी दिया हो, डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है। तो संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, क्यों है, तो क्यों है देखते हैं। संप्रेषण एक संप्रेषिती दोनों मानक प्रणाली होती है। संप्रेषण व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूहों में होता है, बिल्कुल सही है, तो ए बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन 24, संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है, यह कथन किसका है। संचार जो है वो संगठन को, मतलब एक ग्रुप है, संगठन है, उसको या तो दृढ़ बना सकता है और या फिर विनाश भी किया जा सकता है संप्रेषण के द्वारा। ये किसने कहा है, तो चार्ल्स ई रेडफील्ड ने कहा है। भाषा का क्या उद्देश्य होता है, भाषा का उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण करना। मतलब अगर भाषा आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से संप्रेषण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, संप्रेषण का सामान्य कार्य कौन सा है। संप्रेषण का जो सामान्य कार्य होता है वो कौन सा है, मानवीय प्रबंध बनाना, करियर का विकास करना, प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण या मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। तो संप्रेषण का कार्य ये तो हो नहीं सकता, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कैसे किया जा सकता है, मानवीय संबंध बनाने से भी नहीं हो, यहाँ पर रुक के देख लेंगे। करियर का विकास करना, प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण बनाना, बी भी फिलहाल यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। तो संप्रेषण का सामान्य कार्य जो होता है वो मानवीय संबंध बनाना हो सकता है या प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण बनाना। इसको जरा सा आप लोग कंफ्यूज, मतलब इसको क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए और सी वाले में देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, संप्रेषण, फिलहाल 26 में आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है लेकिन मुझे ए लग रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा आप चेक करेंगे। संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त, अब इसमें गलत बताने से मेरा कोई मतलब नहीं है ना, कि आंसर सी है तो सी बता दूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बी ए भी होना चाहिए यहाँ पर। तो संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। संप्रेषण क्या होता है, किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। भाई अगर संगठन बनेगा तो उसमें संप्रेषण की बहुत ज़्यादा भूमिका होगी। आजकल प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे ना किसी संगठन में संप्रेषण कितना इम्पोर्टेंट है। तो संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं हो सकती है। यह कथन किसका है, कथन किसका है यहाँ पर, कीट डेविस का है। फिलहाल यहाँ पर कथन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे जितना कि और सब चीज़ें। संप्रेषण का आशय दो, या अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द्विमार्गी है, त्रिमार्गी है ना, त्रिआयामी है। फिलहाल मार्गी द्वि है लेकिन तत्व इसके 3 या 3 आयाम होंगे, ठीक, जो एक प्राप्तकर्ता, एक प्रेषक और जो माध्यम होगा, यस, जो संदेश होगा जो भेजा जाता है। तो संप्रेषण का आशय 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, अनुमानों, भावनाओं, संवेगों का आपसी विनिमय से है। किसके विनिमय से है भाई, विचारों, क्रियाओं, परेशानियों तो नहीं होगा, अनौपचारिक तथ्यों भी यहाँ पर नहीं होगा। तो विचारों का होता है संप्रेषण, आदान प्रदान। नेक्स्ट है संप्रेषण आवश्यक रूप से एक द्विमार्गी, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया गया, शायद गलती से प्रिंट हुआ है पीडीएफ में, मतलब जो इजी नोट्स है ना, तो यहाँ पर एक्सप्लेन में क्या दिया गया देख लेते हैं, थोड़ा सा काम की चीज़ ही होगी। संप्रेषण आवश्यक रूप से एक द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। सूचना का केवल भेजा जाना ही आवश्यक नहीं होता, वरन इसका प्राप्त करना, एक सूचना प्राप्तक द्वारा समझना भी आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि उचित समझ पर आधारित प्रत्युत्तर या
प्रतिक्रिया ना हो। प्रतिपुष्टि को संप्रेषण का आवश्यक अंग माना जाता है। मतलब आपने किसी को मैसेज कोई भी किया सिंपल भाषा में, और उसने सामने वाले को मैसेज जब समझ में आएगा तब वो उसकी प्रतिपुष्टि देगा। तो जब प्रतिपुष्टि देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है संप्रेषण में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संप्रेषण प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या प्रदान करने की प्रक्रिया है? प्रशिक्षण, सूचना, ज्ञान या फिर संदेश। तो यहाँ पर संप्रेषण के अकॉर्डिंग हम देखें संदेश। संदेश में कोई भी चीज़ आ सकती है, सूचना भी आ सकती है, ज्ञान भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डी वाला करेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर संदेश ना होता तो हम सूचना कर सकते थे, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था। 30 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण का स्थान है। तो संप्रेषण का जो स्थान है वो स्थानीय है, मतलब एक ही स्थान तक सीमित है क्या? नहीं है। राष्ट्रीय भी नहीं है। व्यापक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह है लगभग, मतलब बहुत सारा विस्तार है इसका। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनेगा। संप्रेषण विनिमय है। देखिए अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले भी आया था। तो भावनाओं का, तथ्यों का, युक्तियों का या सभी। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर सभी है। निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? तो कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? रेडियो प्रसारण है, या प्रश्नावली है, या साक्षात्कार है, या टीवी प्रसारण है। तो यहाँ पर पूछा गया मौखिक संप्रेषण, जिसमें मुख का प्रयोग ही ना किया जा रहा हो, है ना, या मुख के द्वारा बातचीत ना की जा रही हो। तो यहाँ रेडियो प्रसारण मौखिक ही होता है, साक्षात्कार भी मौखिक होता है, टीवी का प्रसारण भी मतलब उसमें मौखिक बोला जाता है। लेकिन प्रश्नावली मतलब जैसे आपने सिंपल समझ लीजिए, जैसे बुक्स वगैरह होती हैं उसमें प्रश्नावली दी होती है ना, तो उसमें मौखिक नहीं होता, वो लिखित होता है। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य बताना है उचित संदेश देना, असतत प्रक्रिया, अनुचित संदेश देना, ये तो गलत है, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जब ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, असतत है भी नहीं, तो ये उचित संदेश देना होगा करेक्ट विकल्प। फिर क्वेश्चन अगला है 34 नंबर, संप्रेषण शब्द बना है। तो संप्रेषण शब्द किससे बना है? लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये लैटिन भाषा से बना हुआ है। फिर है आगे परिभाषा दी गई है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यहाँ पर आंसर शीट में आपका मैथ्यूज दिया गया है, लेकिन आपका जो मैंने मतलब इसका पुराना वो इजी नोट्स देखा जो डिस्क्रिप्टिव में है, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन मतलब उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन वो है ही नहीं जिसके द्वारा उसमें प्रिंट करी गई है। इसमें क्या है अब देखिए ये जो परिभाषाएं होती हैं इनमें कुछ पॉइंट हो सकता है बुक में कुछ शब्द हेर फेर मिले, ठीक, तो आपको भाव यहाँ पर समझना होता बहुत ज़रूरी होता है। तो सूचनाओं का हस्तांतरण, सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरण करना यहाँ पर इसका मेन पॉइंट है। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें ऑप्शन गलत हैं सही, मैं इसके बारे में नहीं ना मुझे पता है ना ये बता पाऊँगा। 35 तो इसको आपको छोड़ना बेटर है, गलत बताने का कोई मतलब नहीं है, है ना। फिलहाल इजी नोट्स में पुराने वाले में दूसरा ऑप्शन दिया है जो इसमें है ही नहीं, ठीक। उसमें क्या दिया गया है? एफएल ब्रीच के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो एफएल ब्रीच यहाँ पर शायद कोई नाम ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चलिए देखेंगे, संप्रेषण विनिमय है। तो संप्रेषण विनिमय क्या है? किसका विनिमय है? युक्तियों का, प्रबंध का, संस्कृति का, सूचना का। तो जो संप्रेषण विनिमय होता है वो किसका विनिमय होता है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो युक्त, देखिए संप्रेषण में विनिमय मतलब लेना देना, है ना। तो सूचनाओं का, प्रबंध का तो नहीं होगा, संस्कृति का भी नहीं होगा, युक्तियों का भी। देखिए ऑप्शन आपको नीचे आंसर शीट दी गई है, ए वाला ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर युक्तियों होगा, यहाँ पर होना चाहिए सूचनाओं का विनिमय जो है वही संप्रेषण होता है, ठीक। अब यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है। चलिए अगले टॉपिक नंबर हम 3 पर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा दल निर्माण, मतलब टीम बिल्डिंग।
वैसे ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ तो क्वेश्चन आएंगे ही, 2-3 क्वेश्चन तो बनेंगे। शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है, पहला क्वेश्चन, जो शिक्षा का सबसे छोटा अंश कौन सा है? विद्यालय, शिक्षक, कक्षा या पाठ्य पुस्तक? तो यहाँ पर शिक्षा का जो सबसे छोटा अंश किसे माना गया है भाई? विद्यालय को माना गया है। ठीक है, सबसे छोटा अंश क्या है? विद्यालय। अंश देखिए यहाँ पर क्यों, अब आप सोच रहे होंगे हो सकता है कक्षा या शिक्षक हो, अंश माना गया है तो सबसे छोटा शिक्षा के लिए अंश विद्यालय है। अब विद्यालय के जो अंग हैं वो शिक्षक और कक्षा, छात्र, ये सब उसके अंग में आएंगे, विद्यालय के अंग में, यहाँ अंश की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, विद्यालय का देखिए नीचे क्वेश्चन वही आ गया है, विद्यालय का प्राथमिक अंग है, तो विद्यालय का प्राथमिक अंग कौन सा है? कक्षा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब ये भी इसके अंग हैं लेकिन प्राथमिक अंग कौन सा है? कक्षा। कक्षा में भावात्मक वातावरण पैदा करता है, तो जो भावात्मक वातावरण है वो कौन पैदा करता है? एक अध्यापक जो है भावात्मक वातावरण कक्षा में पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय के मुख्य उपतंत्र हैं, तो सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय के मुख्य उपतंत्र कौन से हैं ये बताना है। यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षार्थी, कार्यालय और लिपिक या सभी, तो यहाँ पर मुख्य उपतंत्र सामाजिक प्रणाली के रूप में जो विद्यालय के हैं वो सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बहु लघु तंत्र की व्याख्या की है? बहु लघु तंत्र की व्याख्या किसने की है? ग्रिफिथ्स ने की है। तो इस टॉपिक को जो आप ओपन करेंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव में आपने पढ़ा होगा ग्रिफिथ का नाम ना। तो चलिए यहाँ पर बढ़ेंगे आगे। साधारण प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जा सकता है जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। यह कथन वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, ये ग्रिफिथ्स का है। अगर इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है तो ग्रिफिथ्स हैं। विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है? तो खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, संकुचित या फिर बहुआयामी होना चाहिए यहाँ पर ना। तो यहाँ पर जो खुली प्रणाली का एग्जाम्पल है विद्यालय। एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कल्पित विद्यालय जो है इसका प्रस्तुत तंत्र जो है प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? ग्रिफिथ्स को जाता है। अगला है प्रश्न 9 नंबर, 9 नंबर, किसने जो है स्कूल को जीवन तंत्र मानते हुए कथन किया कि किसी भी संगठन में परस्पर विश्वास के आधार पर प्रभावशाली वातावरण पैदा हो जाता है? तो कथन किसका है? ऑर्ग्रिस का है। फिलहाल कथन मुझे पता है, शायद ही जो आपने पहले से तैयार किए होंगे वही तैयार हो पाएंगे, अब कथन फिलहाल याद करने का टाइम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली के 2 भाग हैं? तो किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली के 2 भाग हैं? संगठन और संगठन कार्य करने वाले व्यक्ति। तो किसके अनुसार? गेटजेस और गुआ के अनुसार। ए वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा कक्षा में उत्पन्न किए गए भावात्मक वातावरण से लाभ क्या होता है? तो क्या लाभ होता है अध्यापक द्वारा उत्पन्न कराए गए भावात्मक वातावरण से? ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों का ज्ञान बढ़ता है, छात्रों के भावात्मक पक्ष का विकास होता है, या फिर छात्रों के ज्ञान बढ़ने और उनके भावात्मक पक्ष का विकास होता है? कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई जो भावात्मक वातावरण जब वो उत्पन्न करेगा कौन? अध्यापक। तो यहाँ पर एक में देखिए ज्ञान है, दूसरे में भावात्मक पक्ष, तो सी में दोनों का कॉम्बिनेशन है दोनों, तो सी वाला विकल्प यहाँ पर सही बनेगा। अगला है, परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण होता है। तो परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण होता है। तो क्या कारण होता है? आपस में मिलने के अवसर कम होते हैं, व्यक्तियों की समझ कम हो जाती है,
या निकट आत्मीय संबंध नहीं बन पाते सभी। तो यहाँ तीनों निगेटिव पॉइंट है, तो समझ जाइए यही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, दो पारी विद्यालयों में परस्पर मानवीय संबंध मधुर नहीं होते। दो पारी विद्यालयों में परस्पर मानवीय संबंध मधुर नहीं होते। अब यहाँ पर क्यों नहीं होते हैं मधुर संबंध? संगठन जटिल होता है, सही बात है। सोपान क्रम अधिक होता है, ये भी सही। समूहों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए उपरोक्त सभी कारणों से जो है मधुर संबंध नहीं बन पाते। किसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति भी बढ़ती है। मतलब ये किसके अध्ययन में स्पष्ट हुआ है कि दो या दो से जो अधिक व्यक्ति हैं उनके मध्य अगर परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति भी बढ़ती है। तो यह होमन्स ने ऐसा इनका मानना है, इनके द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है, विद्यालय में मुख्य रूप से कितने प्रशासनिक स्तर होते हैं? तो विद्यालय में मुख्य रूप से 3 प्रशासनिक जो है स्तर होते हैं। विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के घटक देखिए तीनों, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, अच्छी बात है। कौन सा? प्रशासक और प्रधानाचार्य होता है, दूसरा शिक्षक होता है, फिर छात्र। तो तीनों होते हैं इसके प्रशासनिक स्तर के घटक, प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विद्यालय के 3 प्रशासनिक स्तरों के आपसी संबंधों से बनने वाले संबंध कौन हैं? तो कौन है यहाँ पर? प्रशासक छात्र संबंध, प्रशासक शिक्षक संबंध, प्रशासक समुदाय संबंध। तो 3 जो प्रशासनिक स्तरों के आपसी संबंधों से बनने वाले संबंध सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का आधार है? तो प्रशासक और शिक्षक का संबंध मानवीय संबंधों का आधार है, या फिर शिक्षक प्रशासक का संबंध? अब यहाँ देखिए उल्टा करके लिख दिया, इसको उल्टा करके लिखा गया केवल, प्रशासक शिक्षक तथा शिक्षक प्रशासक संबंध, या फिर प्रशासक शिक्षक संबंध। तो यहाँ पर फिलहाल जो दोनों चीज़ों का कहने का तात्पर्य देखिए ऑप्शन नंबर सी में सब कुछ आ रहा है, तो करेक्ट विकल्प सी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अध्यापक तथा प्राचार्य या प्रशासक कह सकते हैं, ऑब्लिक लगा हुआ है ना, तो किसने जो है अध्यापक तथा प्राचार्य के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है? तो किसने किया? क्रिस्टोफर ने 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है। किसके संबंधों के बीच? एक अध्यापक और प्रधानाचार्य के संबंधों के बीच। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष रहित वातावरण के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? जो संघर्ष रहित वातावरण है तो उसके लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? प्रशासक ऐसा अवसर प्रदान करे कि मनुष्य सुरक्षा पूर्वक रह सके, मनुष्य के आवागमन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, बौद्धिक रूप से सभी का विकास हो, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अध्यापक तथा प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में क्रिस्टोफर द्वारा बनाए गए 10 सूत्रों में महत्वपूर्ण हैं। तो 10 सूत्रों में महत्वपूर्ण है, फिलहाल यहाँ पर देखिए सभी तीनों दिया गया है। अब 10 सूत्र आपको एक बार नज़र डाल लीजिएगा डिस्क्रिप्टिव में, है ना। तो प्रशासक शिक्षकों के साथ पिता के समान संबंध रखें, प्रशासक को प्रत्येक शिक्षक की अच्छाइयों को देखना चाहिए, आम बैठक में किसी शिक्षक की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर डी, तीनों हैं इनके 10 सूत्रों में, है ना। तो यहाँ पर चलिए आगे हम बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन फिनिश होता है और आगे यहाँ पर शायद टॉपिक भी फिनिश होता है आपका। तो चलिए हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। तो फिलहाल अगला टॉपिक आपका काफ़ी बड़ा है ना। तो इसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। धन्यवाद।